आपने एक मूवी देखी होगी वेलकम, उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग रहा कि मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक बार उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ डाली, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, मुझे प्लास्टर करवाया और एक हॉकी स्टिक मेरे हाथ में थमा दी। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में है, अरावली विहार थाने में है। और यहाँ एक महिला के ऊपर एक थानेदार ने, एक पुलिस कांस्टेबल ने हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप हैं। इस डायलॉग का मैं अर्थ ये बता देता हूं कि ये जो महिला है, इसका भी एक पैट डायलॉग है। जिसको भी इसने हनी ट्रैप में फंसाया है, उससे यही डायलॉग बोलती है कि हम 5 बहनें हैं, एक भाई है। पिताजी की 2016 में कैंसर से मौत हो गई। मैं आईएएस का प्री क्लियर कर चुकी हूं। आईएएस मेंस इसलिए नहीं दे पाई कि घर के हालात खराब थे, तो मैं पढ़ नहीं पाई। मेरी बहनें बहुत इंटेलिजेंट हैं, कभी घर पे आओ, चाय पियो और हमारी कोई मदद हो सके तो आप करिए। जिन जिन लोगों को इसने हनी ट्रैप में फंसाया, सब लोगों ने कहा कि बातचीत करने में इतनी सातिर है ये महिला कि किसी को भी मोह लेती है। एसएचओ ने, जो थानेदार हैं महेंद्र कुमार राठी, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, उन्होंने भी सेम कहानी बताई है। और रोहतास कुमार रैगर, जिसने बताई है, लगभग मिलती जुलती कहानी है कि प्रेम जाल में इसने इन दोनों शख्स को किस तरीके से फंसाया। इस महिला की बात करें तो इसने और इसके परिवार के सदस्य ने आज तक 7 मुकदमे दर्ज करवाए हैं, जिसमें एक इसी थाने के एएसआई रामजीत गुजर पर मुकदमा लगाया रेप का। वो अग्रिम बेल लेके आए तो उसके ऊपर एक कोर्ट से दोबारा उसकी बेल रद्द करवाने के लिए उन पर यह मुकदमा दर्ज करवाया कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद में उनको 10 साल की सजा हुई। दरअसल ये महिला कौन है, कौन एसएचओ है, कौन कांस्टेबल है, ये सारी चीजें बताएं। उससे पहले महिला के बारे में मैं बता दूं कि सच बात तो है कि इस महिला के पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद में इनका परिवार अलवर आ गया। अलवर आने के बाद में इसने अलवर के एक इंस्टीट्यूट में, जो आईएएस और आरएएस की तैयारी करवाते हैं, वहां पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब की। उस जॉब के दौरान, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की जॉब यही होती है कि आपको सिलेबस बताना पड़ता है, आपको फीस स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, तो वहां से इसको आईएएस और आरएएस के बारे में पता लगा, पूरे सिलेबस के बारे में पता लगा कि कौन सा सिलेबस आईएएस में आता है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये सब चीजें इसको अच्छी तरीके से मालूमात है। तो जब बातचीत करती है, सिलेबस के बारे में बताती है या उनसे जुड़ी हुई किसी संबंधित जानकारी के बारे में बताती है, तो सामने वाले को भरोसा हो जाता है कि सच में इसने आईएएस प्री तो कर रखा होगा। इस कहानी में एक मोड़ और आता है। एक विनोद कुमार करके कांस्टेबल है, जो डी के एक थाने में पोस्टेड हैं। वो इस पूरी फिल्म के डायरेक्टर हैं। जो स्क्रिप्ट ये महिला पढ़ती है या ये जो एक्टिंग करती है, उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड विनोद कुमार तय करता है। विनोद कुमार रिश्ते में इनके मौसी के लड़के बताए जाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। इनके रिश्ते में लगते हैं क्योंकि इसकी मम्मी, महिला की, और विनोद कुमार के मामा दोनों एक ही गांव में हैं, तो इनकी रिश्तेदारी का कोई कनेक्शन है। उस चीज को लेकर ये सारी कहानी विनोद कुमार लिखता था। सात अगर जो मुकदमे हैं उनकी अगर जानकारी देखें, तो सबसे पहला जो मुकदमा इस महिला ने दर्ज करवाया, एक रिटायर्ड फौजी के ऊपर दर्ज करवाया। सबसे पहले 376 का, या यूं कहें कि बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। कुछ समय बाद में जब कोर्ट में केस, जब राजीनामा लिखा गया, तो उनका राजीनामा हो गया। उस कांस्टेबल ने बताया कि उनसे 16 लाख रुपए लिए गए थे, जो कि कल उन्होंने एक थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया कि मुझे भी हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर मुझसे भी 16 लाख रुपए ऐंठे गए थे। उसके बाद में इस महिला ने अपने पति और अपने जेठ के ऊपर अपनी छोटी बहन से रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद यह सिलसिला थमा नहीं, तो उसके बाद में इस महिला ने अपने सास ससुर और पूरे ससुराल पक्ष पर एक मुकदमा दर्ज करवाया 354 का। उसके बाद में इस महिला ने एक कांस्टेबल के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया। अपने ही पति के ऊपर 398 यानी कि दहेज का एक केस करवा रखा है। उसके बाद इसके पति ने तलाक लेने के लिए एक मुकदमा इस महिला पर कर रखा है। नाम उस महिला का इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि महिला का कानून के हिसाब से नाम लेना कानून के दायरे से बाहर है, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनके तहत हम लोग उनका नाम या उसके गांव की पहचान उजागर नहीं कर सकते। लेकिन इस सातिर महिला का कारनामा देखिए कि ये टारगेट हमेशा उन लोगों को करते थे, क्योंकि गिरोह के रूप में
गिरोह के रूप में इन्होंने काम किया। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं या तीनों बहनें हैं, एक इनका भाई है और एक वो पुलिस कांस्टेबल जो इनको सारी फिल्में पढ़ाता था। अब जो महेंद्र कुमार राठी कुम्हेर थाने से थानेदार है जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, दरअसल उनको लालच दिया गया कि हमारी विवादित जमीन है। अब देखिए थानेदार साहब का भी कहां मन पिघल जाता है जमीन को देखकर। महिला ने कहा उनसे कि हमारी जमीन है, विवादित है, एसएचओ लगे हुए हैं, डीग और गोवर्धन जो रोड पड़ता है वहां पर वो विवादित जमीन है। तो इस चक्कर में थानेदार साहब का भी मन पसीजा, दिल पिघला और इसके चुंगल में फंस गए। महेंद्र कुमार राठी के बारे में दूसरी कहानी है, वो जयपुर जा रहे थे बस से, बस में इनकी मुलाकात हुई, इनका सहयोग किया, उसको वापस प्लॉट लेने के लिए अलवर बुलाया, लोकेशन भेजी उनके पास में, घर बुलाती हैं, खाना खिलाती हैं। सबके साथ में यही कहानी है। जो 2 लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए, दोनों के साथ में सेम प्रोसेस है कि नंबर लेकर बात की, घर पे बुलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद में जब बेहोशी की हालत में हो गए तो इनके वीडियोस बनवा लिया। पता नहीं बेहोश की बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन कानून के हिसाब से जो एफआईआर में दिया गया है वो सारी चीजें यही है। कहा यह भी जा रहा है कि ये सारे काम एक कोर्ट और है जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता, उस कोर्ट के एक व्यक्ति के जरिए ये सारे काम करवाए जाते हैं। यानी यूं कहें कि एक पूरा गिरोह है जो पैसे वाले लोगों को देखते हैं, उनसे इसी तरीके का, जैसे मेवात के क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी होती है, सेक्सटोर्शन होता है और आपके साथ में फ्रॉड होता है, उसी तरीके से ये सारे लोग एक गिरोह के रूप में काम करते हैं। अब पुलिस जांच करिए, जांच के बाद में पता लगेगा कि ऐसे कितने और लोग हैं जो सामाजिक दबाव से या समाज में बदनाम होने के डर से अपना मुंह नहीं खोल पा रहे, थाने तक आ नहीं पा रहे। लेकिन ऐसे अगर गिरोह के रूप में इन्होंने काम किया तो निश्चित सी बात मानिए कई लोगों को और भी ठगा होगा। ठगी की रकम 1 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। अब देखिए किस तरीके से ठगी की जाती है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जब भी किसी से बातचीत करें तो प्रेम भरी बातों में ना आकर तथ्यात्मक बातों पे ध्यान दीजिए, आप बच सकते हैं। नहीं तो आप ये मानिए कि ये तो किसी थाने के थानेदार थे जिन्होंने किसी तरीके से अपने आप का एक मुकदमा दर्ज करवा लिया। अगर आप आम आदमी होते तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि एक तरफ समाज का दबाव होता है। ऐसे कई किस्से कहानियां और हैं जिसमें इसी तरीके से आज भी लोग लुट रहे हैं। कई लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी है ऐसे मामलों में फंसने के बाद में, क्योंकि ये इस गिरोह के रूप में होते हैं कि आदमी को तब तक निचोड़ते रहते हैं जब तक वो कंगाल ना हो जाए। ये खबरें इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि समाज में बदलते हुए परिवेश के साथ में आपको किस तरीके से रहना है। अगर आपके पास व्हाट्सएप कॉल आए तो डायरेक्ट ना उठाइए, अगर अननोन नंबर से आ रहा है, क्योंकि उससे भी आपको सेक्सटोर्शन में फंसाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा बड़ा गिरोह पूरे हिंदुस्तान में एक नेटवर्क के रूप में काम कर रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।